नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस दौर में लाशें गिनना मना है? यानी कोई हादसा हो, भगदड़ हो, उसमें लोगों की जानें चली जाएं तो क्या गिनती पर बैन है? मीडिया गिनती नहीं कर सकती, उनके नाम नहीं जान सकती? क्योंकि अभी तक इस देश में सरकारें नाम और मुआवजे की लिस्ट सब कुछ सार्वजनिक करती थी, यही ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन अब एक नया दौर लगता है जहां पर ऐसी जानकारियां छुपाई जा रही। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रयागराज में भगदड़ का मामला देखें या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई, ये दोनों हादसे अगर देखें तो बहुत सी चीज़ें इस देश को नहीं मालूम, बहुत से तथ्य इस देश को और मीडिया को नहीं मालूम है। जैसे कुल कितने लोग मरे इन दोनों हादसों में, नहीं मालूम एग्जैक्ट फिगर। मरने वालों के नाम क्या हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिसीज्ड, नहीं मालूम। और मरने वाले किस शहर के हैं, प्रदेश में, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ना प्रयागराज के रिपोर्टर्स के पास है, ना दिल्ली के पत्रकारों के पास है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें ये तो पता है कि मुआवजा कितना दिया जाएगा, वो अमाउंट मालूम है, लेकिन किन किन को मुआवजा दिया गया, मरने वालों के नाम क्या थे, उनके परिजनों के नाम क्या थे जिनको मुआवजा दिया गया, ये नहीं मालूम है। यानी जो कंपनसेशन की लिस्ट है वो फिगर क्लियर नहीं है, और जो मरने वालों की जो लिस्ट है डिसीज्ड की, वो क्लियर नहीं। पहली बार ये चीज़ देखने को आ रही है। अब प्रयागराज जहाँ पर कई जगह भगदड़ मची और बहुत से लोगों की जानें चली गई, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर भगदड़ मची स्टेशन पर, वहाँ पर केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। हालांकि अब दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार इन दोनों हादसों में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही, पारदर्शिता नहीं रख रही, सारे फैक्ट सामने नहीं रखे जा रहे जो रखे जाते रहे हैं अभी तक। सवाल इस बात का है कि क्या मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, और इसीलिए कंपनसेशन लिस्ट सामने नहीं रखी जा रही, डिसीज्ड की लिस्ट, मरने वालों की लिस्ट सामने नहीं रखी जा रही, नाम नहीं बताए जा रहे। अब आपको जानकर हैरत होगी कि प्रयागराज में जहां सरकारी अस्पतालों में बॉडीज़ रखी गई, जो लोग मर गए और आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, जो बॉडीज़ रखी गई, वहां पर पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया। पहली बार पैरा मिलिट्री फोर्स खड़ी कर गई, बंदूकधारी पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। और इसी तरह दिल्ली में भी बंदूकधारी जो है तैनात कर दिए गए, अस्पताल में किसी को जाने नहीं दिया गया। और जिन रिपोर्टर्स ने कोशिश करी कि वो अंदर जाएं, मॉर्चरी में देखें कि कितनी बॉडीज रखी हैं, अंदाज़ा हो मरने वालों का, गिनती पता लगे, वहाँ पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, क्या छिपा रहे हो? हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे पे हाथ मांग रहे हो, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करो इसको। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मृतकों के जो परिजन हैं या घायलों के जो परिजन हैं, जो अस्पताल में हैं या जहां बॉडीज़ रखी है मॉर्चरी में, अगर वहां पर कोई जर्नलिस्ट, पत्रकार एक्सेस करता है, पहुंचना चाहता है, परिजनों से बात करना चाहता है, तो क्या पुलिस उसे रोक सकती, प्रशासन उसे रोक सकता है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती? क्या ये उल्लंघन है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का? क्या ये प्रेस की जो फ्रीडम है, मीडिया फ्रीडम है, उसका ये वायलेशन है? कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मैं सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, उनसे मैं इस मैटर को सामने रखूंगा, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक लिस्ट देखिए, ये टेबल देखिए, पिक्चर और क्लियर होगी कि कैसे फैक्ट्स को किस चालाकी के साथ आपसे, हमसे छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे, तो थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगी। मैंने दोनों हादसे इसमें शामिल किए हैं। प्रयागराज जहां पर 28 जनवरी को हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, मौनी अमावस्या की रात में, भोर में। ऑफिशियल फिगर जो योगी सरकार ने दिया वो 30 है, अब तक भी 30 है। घटना जो भगदड़ है कई जगह मची, लेकिन योगी सरकार अभी भी एक ही जगह पर भगदड़ मान रही है। घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। मुआवजा 25 लाख रुपए दिया जा रहा है। अगर आप दिल्ली स्टेशन की घटना देखेंगे, भगदड़ में जो कुंभ लोग जा रहे थे, वहाँ पर 18 फिगर है, आगे पीछे हो सकता है, दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो 10 लाख रुपए।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर गौर करिएगा कि इस लिस्ट में, जो 30 की लिस्ट है, इसमें हमें नाम और पते नहीं मालूम कि किन किन की डेथ हुई है। जो डिसीज लिस्ट है, इसमें नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, उनकी कोई शिनाख्त नहीं है, उम्र क्या थी, कहाँ के रहने वाले थे, किस प्रदेश के थे, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई, यानी सिर्फ नंबर दिया गया है। इसी तरह से मुआवजे की राशि दी गई है, मुआवजे की लिस्ट नहीं दी गई कि हमने 25 व्यक्तियों को मुआवजा दिया है, यानी 25 मृतकों के परिजनों को हमने मुआवजा दिया है, 25 डिसीज्ड की फैमिली को हमने कंपनसेशन दिया है, वो लिस्ट नहीं है। अमूमन चाहे प्राकृतिक आपदा हो, लैंडस्लाइड हो, भूकंप हो, या इस तरह की कोई आगजनी हो, या दुर्घटना हो, या भगदड़ हो, जो जिला प्रशासन है और सरकार, राज्य सरकार, वो बाकायदा लिस्ट पत्रकारों को जारी करती है। लिस्ट दी जाती है कि इतने लोग हैं, यहाँ के हैं, इनके ये नाम है, ये जेंडर है, और मुआवजा जो होता है उसकी भी लिस्ट जारी होती है। तो दोस्तों, अब तक की जो स्थिति है, इसमें हमें कंपनसेशन कितने लोगों को दिया गया, परिजनों को दिया गया, नहीं पता है। मरने वाले जो हैं, उनके नाम क्या थे, जेंडर क्या था, उम्र क्या थी, कहाँ के रहने वाले थे, नहीं पता है। दोनों चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें साफ तौर पर जो ऑन स्पॉट रिपोर्टर्स हैं, खासकर दिल्ली में, रात की घटना थी और सुबह 4:30 बजे तक जो भी बॉडीज़ आइडेंटिफाई हुई, एम्बुलेंस में उन बॉडीज़ को परिजनों को दिया गया और मुआवजा दिया गया, और 4:30 बजे ही उन्हें अपने डेस्टिनेशंस पर रवाना कर दिया गया। यानी अगर कोई मथुरा का है, या अलीगढ़ का है, या पानीपत का है, जहाँ के थे वहीं पर सरकार ने फटाफट पैसे दिए और उनको भेज दिया। अभी अभी रात के 4 बजे के वक्त उनको बुलाया गया है और ये कहा गया है कि बहुत सारी जो डेड बॉडी है उन्हें ले जाना है उनके घरों तक। अब ये बातें रिपोर्टर्स कह रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीरें आ रही, वीडियो आ रही। सरकार को, अगर मैं गलत हूं तो पक्ष रखना चाहिए कि भाई ये गलत बात है, हमने अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया है। अगर दिया है तो हमने इतने लोगों को दिया है, इतना अमाउंट रिलीज़ किया गया। रिकॉर्ड्स में तो ये सब बातें होंगी, लेकिन क्या आरटीआई से बात पता लग पाएगी? क्या हमको ये पता लग पाएगा कि एक्चुअल में कितने लोगों को कंपनसेशन दिया गया, कितने लोग वाकई मरे हैं, कितने लोग वाकई इंजर्ड हैं, और कुल मिलाकर सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है? क्या आप आंकड़ा छुपाना चाह रहे हैं? क्या आप ये जाहिर नहीं करना चाहते कि जो प्रयागराज है वहां कई जगह भगदड़ मची, और जो संख्या है मरने वालों की वो 30 से कहीं ज़्यादा है? क्या आप ये छुपाना चाहते हैं? और इसलिए ये जो लिस्ट है जिनका मैंने जिक्र किया, इनको पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ देश के आगे रखा नहीं जा रहा। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हालांकि पत्रकार इस दौर में, और पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं वो खामोश रहती हैं, लेकिन दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली पत्रकार यूनियन जो है, आज हिम्मत करी उनके पदाधिकारियों ने, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रेलवे पुलिस ने और अथॉरिटीज़ ने महिला रिपोर्टर के साथ या बाकी रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की, उनके फ़ोन छीनने की कोशिश की, कैमरा छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स दिखाना चाह रहे थे जो दिल्ली में भगदड़ मची थी, उसको उन्होंने कंडम किया है। और सरकार से उन्होंने कहा है कि आप कम से कम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, एक्चुअल में कितनी मौतें हुई हैं, उनके नाम क्या हैं, इसी तरह से कंपनसेशन किसको दिया जा रहा है, इस सब तथ्यों में क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या पत्रकार मॉर्चरी तक जा सकता है? क्या पत्रकार सरकार से कंपनसेशन की लिस्ट मांग सकता है कि आपने किन किन परिजनों को कितना पैसा दिया, संख्या क्या है? क्या मृतकों के नाम जो है वो सामने आने चाहिए, मीडिया से शेयर करने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इस देश की सबसे बड़ी अदालत के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? अब मीडिया फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील सौमित्र चटर्जी, उनको मैंने बुलाया है। मीडिया के मामलों वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़ते रहते हैं कि क्या मीडिया ट्रांसपेरेंसी, और दोस्तों मीडिया ट्रांसपेरेंसी आपके लिए भी ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो सरकार क्या कर रही है, सब कुछ अंधेरे में रहेगा। सौमित्र चटर्जी को सुनते हैं कि उनका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्या ये वायलेशन है? योगी सरकार ने जिस तरह से प्रेस से चीज़ें छुपाई है मोदी सरकार ने, क्या ये एक वायलेशन है, उल्लंघन? मैं उनसे पूछूंगा। और उमाकांत जी जो
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो नेशनल एपेक्स बॉडी है पत्रकारों की, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई पत्रकारों में क्या प्रतिक्रिया है, क्या पत्रकार डिमोरलाइज फील करते हैं? क्योंकि अस्पताल, मॉर्चरी, स्टेशन, हर जगह बंदूकधारी खड़े कर दिए गए, पैरामिलिट्री खड़ी कर दी गई। मेरा पहला सवाल सौमित्र चटर्जी साहब से है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ह्यूमन इश्यूज़ की जो मामले उठाते रहते हैं, मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स के। मेरा सवाल ये है सौमित्रा साहब कि हमने प्रयागराज में देखा कि वहाँ पर टीवी9 के रिपोर्टर और जी न्यूज़ के रिपोर्टर, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनको मॉर्चरी में जाने नहीं दिया गया, अस्पताल में जाने नहीं दिया गया। और इसी तरह का मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है, वहाँ भी पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई है। जिन अस्पतालों में हम जाते थे, मॉर्चरी में जाते थे, बातचीत करते थे, उस तरह की बातचीत पर एक तरह का पहरा लगा दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये मीडिया फ्रीडम का एक तरह से वायलेशन है, रोका जा रहा है, और ये एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये एक गलत बात है? दीपक जी, मेरी ये व्यक्तिगत अवधारणा इस विषय में ये है कि सरकार की ऐसी कोई भी कार्यवाही जिससे समाज के जितनी भी खबरें हैं उसको अगर मीडिया अपने किसी भी तरीके से अगर समाज के सामने लाना चाहती है और उसमें अगर किसी प्रकार की अड़चन लाई जाती है, तो ये उसके मीडिया के या किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 19 के विरुद्ध है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट ये पास किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जब तक आपकी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं होती, तब तक आप मीडिया को ऐसी किसी भी खबर को समाज से दिखाने के लिए आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ना अगर आज की तारीख में अगर सरकार ऐसी कोई कदम उठा रही है जिससे ये सारे जो अवधारणाएं हैं या जो भी परेशानियां हैं अगर उनको मीडिया जी। सामने लाने का प्रयास कर रही है और अगर इसके लिए किसी प्रकार की अगर मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है और ये संविधान के विरुद्ध। प्रावधानों के विरुद्ध है। एक मिनट, आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी की प्राइवेट लाइफ में, किसी के निजी जीवन में मीडिया हस्तक्षेप करेगी तो वो गलत हो सकता है। यानी हम किसी के पर्सनल मैटर, कोई लव अफेयर है या कुछ इस तरह का मसला है, फैमिली अफेयर से, उसमें हम नहीं ताक झांक कर सकते। लेकिन जो पब्लिक मैटर से, कोई एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग देश में मर गए, या कहीं पर भगदड़ मच गई, भगदड़ में कई लोग मर गए, तो ये मीडिया का राइट है कि वो पूछे कि कितने लोग मरे हैं, 10 मरे हैं, 20 मरे हैं, कितने घायल हैं? क्या ये संविधान उसको अधिकार देता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, वकील साहब? ये इसके लिए संविधान आपको ये प्रक्रिया देता है और अगर आप ये सारी खबरें अगर आप समाज के सामने नहीं लाते हैं तो मीडिया अपने दायित्व से विमुख कहलाएगी। ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसमें आपको कोई भी न्यायालय इस काम के लिए बाधित करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ ये कहा है कि अगर किसी खबर से या मीडिया के ऐसे किसी भी प्रकार के समाचार से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को आघात पहुंचता है तो मीडिया को वहां प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई खबर जो समाज के लिए है, उसके लिए अगर किसी प्रकार की अगर उसके मार्ग अगर प्रशस्त न किए जाएं और अगर किसी भी प्रकार से उसके मार्ग अवरुद्ध किए जाएं, वो मीडिया के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत होगा। क्या मैं एक इसमें और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। क्या कोई पत्रकार जो यूट्यूब के लिए काम कर रहा है, सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, या अखबार में काम कर रहा है, क्या मृतकों की संख्या पूछना कि इस भगदड़ में या इस हादसे में कितने लोग मरे, कितने भारतीयों ने जान गंवाई है, क्या ये उसका अधिकार है और सरकार मना नहीं कर सकती? सरकार ऐसे फिगर्स को नहीं छुपा सकती है? ये बिल्कुल उचित प्रश्न है। सरकार ऐसे किसी भी प्रकार के आंकड़े को बताने से मना नहीं कर सकती है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अगर इस तरह के प्रयास करती है तो ये निंदनीय है और ऐसा कोई भी प्रयास जो सरकार इस स्तर
स्तर पे कर रही है वो समाज के लिए घातक है। आप अगर इससे थोड़ी बाहर निकल कर के देखें, हमारे पास सूचना का अधिकार भी है। अगर सूचना के अधिकार में भी ये प्रश्न अगर आप समाज से करते हैं या सरकार से ये प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त घटना में कितने मृत हुए हैं या जी। कितने लोग घायल हुए हैं, इसका जवाब देना भी सरकार का नैतिक ही नहीं, इनका संवैधानिक कर्तव्य बनता है। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो सूचना के अधिकार के तहत ये उस सूचना को प्रतिबंधित कर रहे हैं जो उस पूरे प्रावधान के विपरीत है। जी। एक और इशू, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में नेशनल इंटरनेशनल मैटर्स भी देखते हैं, मैंने कहा आपसे क्लैरिफाई कर लूं, फिर मैं उमाकांत जी के पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि अगर जैसे रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिर हैं उनकी जानें चली गई, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, यही कन्फ्यूजन की स्थिति प्रयागराज में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो फिगर दिखाया है 30 का, इससे कहीं 3-4 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस तरह की चर्चा है मीडिया में और इसको छुपाया जा रहा है। क्या इस तरह की जो घटनाएँ हैं, इनका देश की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है? और सरकार सुरक्षा के नाम पे, देखिए दीपक जी, सिक्योरिटी के मेरा ये नाम पे, व्यक्तिगत मानना है कॉन्फिडेंशियलिटी के कि नाम पे इससे इसे नहीं देश रोक की सकती? सुरक्षा नहीं, बल्कि हम अगर इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सरकार की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस बात को कहने में अतिशय कतिपय किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतने बड़े स्तर पर अगर सरकार कोई कार्यक्रम कर रही है तो वहां थोड़ी बहुत विफलताएं हो सकती हैं। हम विफलताओं से या सरकार के किसी भी प्रकार के प्रयास से विमुख नहीं हैं, लेकिन हमें तकलीफ वहां होती है जब अगर आपके स्तर पर किसी प्रकार की कोई विफलता हुई है और आप उस सूचना को गलत तरीके से अगर प्रचारित या प्रसारित कर रहे हैं, वहां तकलीफ होती है। इस बात से हमें कहीं कोई शिकायत नहीं है कि इतने बड़े प्रबंध में अगर कहीं किसी प्रकार की चूक हो गई है, ये मानवीय चूक हो सकती है। जिस बात से कोई इस बात के ये नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ रहा है, कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उससे भी बड़ी घटना तब होती है जब आप इस घटना पर मिट्टी डालने के लिए, इस घटना को छुपाने के लिए आप इस सच को समाज के सामने लाना नहीं चाहते। लाना नहीं चाहते, लाना। उमाकांत जी, आप नेशनल प्रेस क्लब के आप 2 बार अध्यक्ष रहे, जो पत्रकारों की एक सर्वोच्च संस्था भी है, और सरकार से आपने बहुत से पत्रकारों के मुद्दे भी उठाए हैं, हर तरह के मुद्दे आपने उठाए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये बात सही है कि प्रयागराज में भी कुछ रिपोर्टर से हाथापाई हुई और दिल्ली में भी एक महिला पत्रकार और कई पत्रकारों को रोका गया है? क्या ये जो घटना है, इस पर पत्रकारों की किसी संस्था ने कोई संज्ञान लिया, कोई एक्शन लिया, कोई सरकार से बात करी? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक नया पैटर्न मौजूदा जो सरकार है उसमें एक नया पैटर्न आया है कि कोई ट्रेजेडीज घट रही हैं, कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई हादसे हो रहे हैं, तो उन हादसों के बारे में सही जानकारी बाहरी दुनिया को, खास तौर पर उनके जो जो लोग हैं, जिनके मिसिंग हैं, जिनके लोग हैं, उनको कोई जानकारी नहीं पता लग रही है कि उनके अभी तक जो मिसिंग लोग हैं उन हादसों में वो कहाँ हैं, क्या है। तो आमतौर पर हमने भी बहुत सारी ट्रेजेडीज कवर की हैं। उसमें क्या होता है कि कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम में फोन नंबर होते हैं और जो जो मिसिंग लोग हैं उनकी जानकारियां वहां रजिस्टर्ड की जाती हैं और ये सब ट्रांसपेरेंट ढंग से होता है। और दूसरा एक जो मृतक है, मृतकों के पहचान होते हैं, उनके मोबाइल नंबर होते हैं, वो सारी पहचान जो है सामने आती है। तो लेकिन ये पहले, इस सरकार के पहले जो घटनाएं, पिछले 8-10 घटनाएं हुई है, उसमें इस सरकार ने इस तरह के हादसों में सबसे पहले मीडिया को टारगेट किया। मीडिया को आप क्यों टारगेट किया कि मीडिया उन खबरों को दिखा रहा है, मृतकों की संख्या बता रहा है, मोर्चरी जा रहा है, मौत के कारणों का पता लगा रहा है, जो मोर्चरी में जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आमतौर पर ये पहली बार मैं देख रहा हूं अपने 4 दशक के जर्नलिज्म के करियर में कि मोर्चरी में भी सेंटर पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्स के जवान लाठी लेकर के, डंडा लेके, बंदूक लेके तैनात है ताकि वहां कोई घुस ना सके। ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें हमें एक भयावह पैटर्न की तरफ ले जा रही हैं, जिसमें ऐसा है कि तमाम तरह की हर चीज को आप छिपाओ, लोगों से छिपाओ, जो प्रभावित लोग हैं उनके परिवारजनों से छिपाओ, हर चीज को आप लोगों से छिपाओ। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक चीज है और ये अपराध है। मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार, ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ अपराध है, देश के कानूनों के खिलाफ अपराध है, देश के कानूनों की अवमानना है, देश की अदालतों की अवमानना है, ऐसा मैं मानता हूं। जी, एक और सवाल है, ये जो
कुंभ में 30 लोगों के मरने की जो है गिनती बताई थी योगी सरकार ने, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि सिर्फ नंबर बताए, नेम नहीं बता रहे। यानी आप जी संख्या बता रहे हैं, मृतकों के नाम नहीं बता रहे। तो मृतकों के जी नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? उनके नाम और पते बताए जाने चाहिए कि जौनपुर से इतने लोग मर गए, या आजमगढ़ से इतने थे, बिहार के इस शहर से इतने थे, 3 थे, मध्य प्रदेश से इतने थे। हमेशा ऐसा होता रहा है। जो भी कोई हादसा होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सारी सूची सामने आती है। इस बार नाम क्यों नहीं बताया जा रहा, सिर्फ संख्या क्यों बताई जा रही है? देखिए दीपक जी, छोटा बच्चा भी, छोटा आम आदमी भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी इस बात को समझता है। सरकार के जो मंसूबे हैं, सरकार की जो मंशा है, वो है सच्चाई को किसी तरह छिपाया जाए। मृतकों की जो सही संख्या है उस पर पर्दा डाला जाए, उसको छिपाया जाए और ये बताया जाए कि इतने लोग नहीं मरे जितना इन्होंने बताया कि 30 लोग मरे हैं। मुझे नाम क्यों नहीं बता रहे, मैं पूछ रहा हूँ। नाम इसलिए नहीं बता रहे, सच को छिपाया जाए, सच्चाई को छिपाया जाए, ताकि देखिए ये बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये मुझे लग रहा है कि आने वाली ये सरकार जब भी जाएगी और जब नई सरकार टेक ओवर करेगी, क्योंकि इनके सिस्टम के रहते हुए तो आरटीआई से भी कोई खबर नहीं मिलती है, बल्कि आरटीआई वाले को पिटाई करवा देंगे। तो सवाल ये कि ताकि लोगों के संख्या पता रहे, नाम पता इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नाम पता होने से जब टैली होगी मृतकों से, उनके घर के लोग टैली करेंगे। और अभी हमारे यहाँ पत्रकार हैं, ऐसी स्वतंत्र एजेंसियां हैं पत्रकारों की, जो उनके पतों पर जाकर के वेरिफिकेशन करेंगे, तो क्रॉस चेकिंग करेंगे। तो क्रॉस चेकिंग में पता लगा कि जो मुआवजा बंटा है, वो मुआवजा कई गुना लोगों से तक मुआवजा बढ़ गया है। जो एक्चुअल मृतकों की सूची है उससे कई ज्यादा गुना मुआवजा बढ़ गया है, और मृतकों की सूची आपने बहुत कम रखी है, ताकि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। मतलब इस देश में जो इंसान है वो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए, तो जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो इतनी इनसेंसिटिव है, इतनी संवेदनहीन है कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। और पत्रकार अगर छाप देंगे तो उनको कहेंगे कि फेक न्यूज में हम आपको अरेस्ट करते हैं, बंद करते हैं। जी जी जी। वकील साहब, ये जो इन्होंने लखेड़ा साहब ने कहा, अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि मुआवजे की लिस्ट कुछ और होगी, और जो लिस्ट मीडिया को दी गई, हम लोगों को जो दी गई है कि भाई 18 लोग ही मरे हैं, क्या ये लिस्ट और जो असली लिस्ट है उसमें कुछ फर्क हो सकता है? आपको शक क्या है, संदेह क्या है? आप तो फौजदारी के भी वकील हैं, मैं एक संदेह पूछ रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन जा रहा हूँ। सरकार इस प्रकार के आशंका को दूर रखने के लिए, या ये सरकार शायद यह ना चाहती है कि मीडिया जो है इस बारे में हस्तक्षेप करे या इस पर कोई छानबीन करे, और शायद इसी कारण से ऐसी खबरों को जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जितने पत्रकार हैं उनसे साझा नहीं किया जा रहा है। साझा नहीं किया। क्या उमाकांत जी, बात आपको शक लगता है, क्योंकि भाई आप 30-35 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे कई हादसे आपने कवर किए, आपको लगता है कि कंपनसेशन, मुआवजा देने वाली लिस्ट ज्यादा बड़ी हो सकती है? उमाकांत जी, देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 मिनट के अंदर मैं बात खत्म करूंगा। देखिए, मुआवजा जो एक्चुअल डेथ है और एक्चुअल जिन लोगों को मुआवजा बंट रहा है, अगर उसमें विरोधाभास और कंट्रडिक्शन नहीं है तो सरकार छिपा क्यों रही है? सरकार नाम, पते, फोन नंबर, परिवार का नाम, उसका जो पूरा गांव, सारी चीजें बताए सरकार। इसका मतलब ये संदेह पैदा हो रहा है, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, कि सरकार चूंकि नाम छिपा रही है, इसका मतलब सरकार एक्चुअल संख्या को भी छिपा रही है। इससे सरकार के जो कार्य प्रणाली है उस पर शक जाहिर होता है। इसीलिए जहां ट्रेजेडीज हो रही है, जैसे नई दिल्ली में हादसा हुआ, आज दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो सबसे बड़ी संस्था है पत्रकारों की नेशनल कैपिटल में, उन्होंने एक प्रेस बयान जारी करके कहा है कि क्या सरकार चाहती है कि जो ट्रेजेडीज हो रही है, जो हादसे हो रहे हैं, उनको कवर न किया जाए? क्या सरकार की ये मंशा है? ये दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट DUJ ने सवाल सरकार से पूछा है। और जो सोमैया राज जो लड़की है, मोटलिक्स जो यूट्यूब चैनल है, उस लड़की ने जो बयान दिया, उसका कहना है कि उसको पुलिस वालों ने उसका मोबाइल छीन लिया, उसको बंधक बना के रखा, उसको गिरफ्तार करने की धमकी दी। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो मैसेंजर है, यू वांट टू किल द मैसेंजर, जो मैसेंजर है उसको आप किल करना चाहते हैं, ताकि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो लोग हैं उनको इस तरह की जो सूचनाएं हैं इन हादसों के बारे में, वो सूचनाएं ना मिले। और उसके लिए टारगेट किया जा रहा है मीडिया को, क्योंकि मीडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, और मीडिया आपकी करतूतों को, जो भी काली करतूतें हैं जो आप छिपा रहे हैं, जो देश की आवाम से आप छिपा रहे हैं,
और लोकतंत्र में छुपा रहे हैं और संविधान की अवहेलना करते हुए, संविधान की अनदेखी करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए जो आप छुपा रहे हैं, उसको चूंकि मीडिया एक्सपोज कर रहा है, तो उसको आप सबसे पहले मीडिया को आप टारगेट कर रहे हैं ताकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तक मीडिया ना पहुंच सके। जी, गॉट इट। दोस्तों, जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, जो वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उमा कांजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन दोनों का ये कहना है कि अगर जो मैं मानूं कि मृतकों की जो सूची है, जो लिस्ट ऑफ कैजुअलिटीज है, जो लोग डिसीज्ड हैं, जो लोग, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला हो, उनकी लिस्ट के जो नाम जारी करें, जो लोग मरे हैं उनके नाम जारी हो, पते जारी हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और जिनको मुआवजा दिया गया है उनके नाम और पते उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। अगर मरने वाले और मुआवजा देने वालों की लिस्ट एक है, नाम एक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी दिखती है। और अगर सिर्फ संख्या बताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या इतनी है, मुआवजे के बारे में सरकार सिर्फ चुप है, सिर्फ ये बता रही कि इतने हमने 10-10 लाख रुपए बांट दिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक संदेह की जगह रह जाती है। स्पेस ऑफ सस्पिशन है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कम से कम कुंभ को लेकर, जहां पर इंसान कहीं ना कहीं अपनी शुद्धि के लिए जाता है, अपने विचारों की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। ऐसे मामलों में तो कम से कम सरकार को पारदर्शिता जरूर रखनी चाहिए, और मैं उम्मीद है कि अगर सरकार छुपाएगी तो कहीं ना कहीं सौमित्र चटर्जी जैसे वकील जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और देश के सामने असली संख्या रखेंगे। चटर्जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में शॉर्ट नोटिस पर आए। उमा कांजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।